तो कल हमने सूर्य का परिक्रमण पढ़ा है ना, यानी कि वार्षिक गति है ना। आज हम पढ़ेंगे, और उसमें हमने पढ़ा था वार्षिक गति में ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन में हमने क्या पढ़ लिया था? ऋतु परिवर्तन में हमने पढ़ लिया था, पहला हमने पढ़ा था सूर्य का उत्तरायण होना, या इसको हम बोलते हैं क्या, कर्क संक्रांति, या इसको हम बोलते हैं क्या, ग्रीष्म संक्रांति। समझ में आ रही है बात? तो ऋतु परिवर्तन में कल हमने सूर्य का उत्तरायण होना, या सूर्य के उत्तरायण को हम बोलते हैं कर्क संक्रांति, या फिर हम बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति। क्यों हम इसको बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण, कर्क संक्रांति क्यों बोलते हैं, ग्रीष्म संक्रांति क्यों बोलते हैं, ये कल मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा रिपीट मार लेते हैं दोबारा, है ना। चलो, मैंने कल तुम्हें बताया कि यदि भूमध्य रेखा, ये क्या है हमारी भूमध्य रेखा, ध्यान से सुनो मेरी बात। और भूमध्य रेखा को और किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा, या इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है। यदि हम उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींच दें, तो इस रेखा का हमने नाम बताया था कर्क। और इसी प्रकार यदि दक्षिण में हम 23.5 पर रेखा खींचे, तो इस रेखा का नाम था मकर रेखा। यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद हमने उत्तर में एक रेखा और खींची थी, जिसका नाम था 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसका नाम क्या था? आर्कटिक रेखा। और इसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने क्या कहा था? अंटार्कटिक रेखा। ध्यान से सुनो, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो सूर्य का उत्तरायण होना, या कर्क संक्रांति होना, या फिर ग्रीष्म संक्रांति होना क्या है? यदि सूर्य का प्रकाश सीधा कर्क रेखा पर पड़े, सूर्य का प्रकाश कहां पड़े? कर्क रेखा पर, तो इसका मतलब यहां पे ताप ज्यादा हो जाएगा, है ना। सूर्य का तप कर्क रेखा को ज्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, तो इस स्थिति को हम कर्क संक्रांति कहते हैं। और यह घटना जो होती है 21 जून को होती है, यानी कि 21 जून को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। बोलो, यहां तक समझ में आई बात? 21 जून को सूर्य का प्रकाश क्योंकि सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं, ठीक है। यानी कि सूर्य का अधिकांश भाग
उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए हम इसको सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस समय जो है, इस समय सूर्य का अधिकतम तप, अधिकतम सूर्य तप उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। जिस कारण इसे सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही बात? तो ये घटना कब होती है? 21 जून को। और 21 जून को सीधी रेखा कहां पड़ती है? कर्क रेखा पर। और यहां पर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का सर्वाधिक तप जो है प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सूर्य का उत्तरायण भी कहते हैं। बोलो यहां तक समझ में आई बात? आगे देखो, जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई है, इसलिए इस स्थिति को हम ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ये कल मैं बता चुका हूं तुम्हें। ठीक है, और एक बात और ध्यान से देखो कि जब यह 21 जून को यह स्थिति होती है तो आर्कटिक रेखा के ठीक उत्तरी भाग में, आर्कटिक रेखा का जो ठीक उत्तरी भाग है, इस पूरे भाग में क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है इस पूरे भाग में? दिन होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर हो गई? तो 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का सर्वाधिक तप प्राप्त होता है, जिस कारण हम इसको क्या बोलते हैं? सूर्य का उत्तरायण बोलते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु प्रारंभ हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु, जिस कारण हम इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। ठीक है, तीनों चीज समझ में आ गई? उत्तरायण क्यों बोलते हैं, कर्क संक्रांति क्यों बोलते हैं, और ग्रीष्म संक्रांति से क्यों बोलते हैं। तो ये घटना कब होती है? 21 जून को। और आर्कटिक रेखा के ठीक उत्तरी पूरे भाग में क्या होता है? दिन होता है। अब ये स्थिति देखते हैं हम कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या इफेक्ट पड़ता है? इसको खत्म कर दूं। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। ठीक इसके विपरीत, इसके विपरीत, ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक इसके विपरीत क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में तो आ जाती है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु आ जाती है? ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में प्रारंभ हो जाती है शीत ऋतु। समझ में आ रही बात? ठीक है, कौन सी ऋतु प्रारंभ हो जाती है? शीत ऋतु। ठीक है, तो इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ठीक है भाई, और देखो अगला पॉइंट। और जो 66.5 दक्षिणी अक्षांश है, यानी कि आर्कटिक रेखा है, उसके दक्षिणी भाग में
क्या होता है? रात होती है। क्या होती है? समझ में आ रही बात? और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा के दक्षिण भाग में, दक्षिण पूरे भाग में क्या रहती है? रात होती है। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? तो ये कौन सी घटना है? 21 जून की घटना है। 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा के ठीक उत्तर में दिन और अंटार्कटिक रेखा के ठीक दक्षिण में रात होती है। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर होगी? ठीक है, ये क्लियर है? तो ये तुम समझ गए सूर्य का उत्तरायण होना क्या होता है, कर्क संक्रांति क्या होती है और ग्रीष्म संक्रांति क्या होती है। अब हम देखेंगे दूसरा मैंने पाठ पढ़ा था इसका, जिसको हम बोलते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। सेकंड हम देखते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना, या इसको बोलते हैं हम मकर संक्रांति, या इसको हम बोलते हैं शीत संक्रांति। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखना है हमें। तो ये हमारा हो गया पृथ्वी और ये हो गया हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सब जानते हैं इसको। विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता, और ये तुम्हारी हो गई 23.5 कर्क रेखा और ये हो गई तुम्हारी 23.5 मकर रेखा और ये होगी 66.5 अंटार्कटिक रेखा और ये होगी 66.5 आर्कटिक। ठीक है, जब सूर्य का उत्तरायण हो रहा था तो आर्कटिक रेखा के ठीक उत्तर में क्या था? दिन, और अंटार्कटिक रेखा के ठीक दक्षिण में क्या था? रात। ठीक है, इसमें देखते हैं ये स्थिति कब होती है। ये स्थिति होती है सूर्य का उत्तरायण या मकर संक्रांति 22 दिसंबर। ये घटना कब होती है? 22 दिसंबर। कब होती है यह घटना? 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को क्या होता है देखो, तो 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पड़ता है? मकर रेखा पर पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखो, सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पड़ रहा है? मकर रेखा पर। और जब सूर्य का प्रकाश सीधा मकर रेखा पर पड़ता है, इसका मतलब है कि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का जो तप है वो सर्वाधिक कहां होगा? मकर रेखा पर। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है? 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश सीधा मकर रेखा पर पड़ता है। इस कारण सूर्य तप सर्वाधिक प्राप्त होता है। समझ में आ गई? इस स्थिति को क्या कह सकते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। बोलो यहां तक समझ में आई बात? तो सूर्य किस पे चमकता है?
मकर रेखा पर, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। समझ में आ रही है? तो अब देखो सेकंड बात, यहां तक हो गया। और क्या होता है? दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शीत ऋतु होगी, ठीक है। और देखो अंटार्कटिक रेखा के पूरे दक्षिण भाग में क्या होगा बताओ? दिन होगा, तथा आर्कटिक रेखा के पूरे उत्तर भाग में क्या होगी? रात होगी। बोलो यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। तो जो अंटार्कटिक रेखा का दक्षिणी भाग है उसमें क्या होगा? दिन होगा, और जो आर्कटिक रेखा का उत्तरी भाग है उसमें क्या होगी? रात होगी। बोलो ये समझ में आ रही है बात? इस स्थिति को हम सूर्य का दक्षिणायन, मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं। बोलो समझ में आ गई तीनों बात? ठीक है। तो क्या होता है? दक्षिणी सूर्य का जो प्रकाश है वो कर्क रेखा पर पड़ता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में क्या शुरू हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में क्या शुरू हो जाती है? शीत ऋतु, ठीक है। और जो अंटार्कटिक रेखा है उसके ठीक दक्षिण में दिन, और आर्कटिक रेखा के ठीक उत्तर में क्या हो जाती है? बोलो यहां तक समझ में आई बात? ये क्लियर है? चलो अगला देखते हैं हम, विषुव की स्थिति होना। अगला क्या है? तीसरा है हमारा विषुव। क्या बोलते हैं इसको? विषुव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वाइनॉक्स, या इसको बोल सकते हैं हम वसंत विषुव, या फिर बोल सकते हैं इसको शरद विषुव, ठीक है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे विषुव में क्या होंगी? दो घटनाएं घटित होंगी, एक वसंत विषुव और एक होगी शरद विषुव, ठीक है। और ये स्थिति कब बनेगी? देखो ध्यान से देखो, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और विषुव का मतलब आप तुम सबको पता है, विषुव का मतलब है विषुवत, विषुवत व्रत, या फिर रेखा कह दो, है ना। बोलो समझ में आ रही बात? इसका मतलब है, विषुव का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पड़ता होगा? भूमध्य या विषुव रेखा पर पड़ता होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि सूर्य का प्रकाश कहां पड़ता है? सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ता है, क्योंकि इस स्थिति में क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ता है। और यह स्थिति कब घटित होती है? यह स्थिति कब घटित होती है भाई? 21 मार्च व 23 सितंबर को, ठीक है। यह स्थिति कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो समझ में आ रही है बात? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, ठीक है।
लिख दूं, सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इस घटना को विषुव कहते हैं। और यहां पर ध्यान से देखने वाली बात यह है, ना तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होगा और ना ही दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा। इसका मतलब क्या है, ना उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर है ना ही दक्षिणी गोलार्ध। और यहां पे तुम देख रहे होंगे क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ रहा है, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिनों की समय दिन का जो समय होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि दिन क्या होगा, 12-12 घंटे का होगा। समझ में आ रही बात? उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन और रात क्या होंगे, यहां पे दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। और कितने घंटे के होंगे, 12-12 घंटे के। चलो समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, इस समय उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में दिन व रात बराबर होंगे। यानी कि अर्थात दिन व रात कितने होंगे, 12-12 घंटे के होंगे। समझ में आ रही है? अगर सूर्य का प्रकाश सीधा विषुवत रेखा पर पड़ रहा है तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में क्या होंगे, दिन और रात बराबर होंगे, यानी कि 12-12 घंटे के होंगे। समझ में आ रही है बात? चलो सबसे पहले हम देखते हैं 21 मार्च की घटना। 21 मार्च को कौन से गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, और फिर हम देखेंगे 23 सितंबर को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी। ठीक है, इसको खत्म कर दूं। तो सबसे पहले हम स्थिति देख लेते हैं। यदि हमारा सूर्य सीधा विषुवत रेखा पर चमक रहा है तो 21 मार्च को देखो क्या होगा। अरे ध्यान से सुन लो इधर। 21 मार्च को क्या होगा, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। ठीक है भाई, 21 मार्च को क्या होगा भाई, उत्तरी गोलार्ध में होगा वसंत ऋतु। क्या होगी, वसंत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में होगी शरद ऋतु। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, यदि 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। और दिन और रात कितने कितने घंटे के होंगे, 12-12 घंटे के। अब देखो 23 सितंबर की स्थिति में क्या होगा। 23 सितंबर की स्थिति में क्या होगा, तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो ठीक इसका उल्टा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में होगी शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होगी वसंत ऋतु। वसंत ऋतु। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात?
ध्यान से सुनो। तो जब सूर्य का प्रकाश सीधा विषुवत रेखा पर चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात का समय क्या हो जाता है, बराबर। यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात कितने समय के होंगे, 12-12 घंटे के होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और 21 मार्च को जब सूर्य का प्रकाश सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। समझ में आ गई बात। और जब 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पड़ता है, विषुवत रेखा पर पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। बोलो यहां तक समझ में आ गया। तो सूर्य का प्रकाश सीधा विषुवत रेखा पर पड़ना क्या कहलाता है, विषुव कहलाता है। क्या कहलाता है, विषुव कहलाता है। ठीक है, और ये घटना कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। सही है, तो अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, वसंत ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, शरद ऋतु। और 23 सितंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। दिन और रात कितने घंटे के होंगे, 12-12 घंटे। समझ में आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना तो उत्तरी गोलार्ध और ना ही दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिण ध्रुव और ना ही उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने झुके नहीं होंगे। ठीक है, सूर्य सीधा कहां पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पड़ेगा, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, विषुव कहते हैं। बोलो क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये आज हम हमारा टॉपिक होता है समाप्त, और कल हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।